महापुरुषों ने हमारे लिए कुछ किया है, इसलिए हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। तो हमें भी कुछ प्रेरणा लेना चाहिए कि हम भी कुछ ऐसा करें कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारा भी जन्मदिन मनाएं। नहीं तो पता चलेगा कि 2 पीढ़ी के बाद अपने ही बच्चे, जिनके लिए आप प्लाट पे प्लाट ले रहे हो, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाए जा रहे हो, वो 2 पीढ़ी के बाद भूल जाते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे होंगे, अगर 4 पीढ़ी पहले का नाम पूछ लिया जाए तो कम लोग बता पाएंगे, बहुत लोगों को याद नहीं होगा। खतौनिये देखना पड़ेगा जिसके खतौनी होगी कि है कि नहीं, क्या नाम है। तो हमें उन लोगों ने किया तो आज हम हैं, और अगर आज हम करेंगे तो हमारा समाज, हमारे बच्चे, हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए हमको सोचने की जरूरत है। माता सावित्रीबाई फुले का आज जन्मदिन है, और निश्चित रूप से एक लंबे समय से इस बात के लिए संघर्ष चल रहा है। एक लंबे समय से ये संघर्ष चल रहा है कि इस देश में जो एक बड़ा तबका है, बैठ जाइए, एक बड़े तबके को एक लंबे समय से अधिकार वंचित करके रखा गया है, जिसको हम लोग इस देश का असल बासिंदा कहते हैं, इस देश का मूल्यवासी कहते हैं। अगर संवैधानिक दृष्टि से बात किया जाए तो जिसको आज की तारीख में हम SC, ST, OBC कहते हैं, और इन्हीं से कन्वर्टेड जो बहुत सारे माइनॉरिटीज हो गए, तो ये एक बहुत बड़ा तबका है जो इस देश में हजारों सालों से अधिकार वंचित था। और जो हजारों सालों से अधिकार वंचित था, तमाम नायकों ने, तमाम महानायकों ने, तमाम महानायिकाओं ने अपना जीवन कुर्बान किया कि इस समाज को भी हक अधिकार मिलना चाहिए, ताकि ये समाज भी समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा में आ सके। तो उसमें एक बड़ा नाम राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले और माता सावित्रीबाई फूले का है। तो इस बात को हम लोगों को समाज में स्थापित करना चाहिए। लेकिन बड़ी विडंबना इस बात की भी है कि जिन महापुरुषों की वजह से आज समाज में इतना बड़ा तबका, जिसको पढ़ने लिखने का अवसर मिला, जिसको संघर्ष करने का अवसर मिला, जिसको आज प्रोग्रेस करने का मौका मिला, जिन महापुरुषों की संघर्ष की वजह से ये सारी बातें हुई, आज हम उन्हीं महापुरुषों के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं समझते। कुछ गलती सिलेबस बनाने वालों की है, लेकिन केवल सिलेबस बनाने वालों की ही सारी गलती नहीं है, बड़ी गलती हम लोगों की भी है। हमारे समाज में जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जिसको ये बात समझ में आती है, उसकी बड़ी गलती है। सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता है, ये सिलेबस बनाने वालों का मामला है। लेकिन हम जान गए, हम नहीं बता रहे हैं लोगों को, ये तो हमारा मामला है। ये सिलेबस बनाने वालों का मामला नहीं है, ये हमारा मामला है। तो हमें समझना पड़ेगा इस बात को, और अगर नहीं समझेंगे तो कुछ लोग तो लगे ही है कि आप जहां थे वहीं पहुंच जाओ, तो लगे ही है इस काम में। मैं तो ये समझ रहा हूं सरकारी नौकरी की आखिरी पीढ़ी चल रही है। ये सरकारी नौकरी पाने की ये आखिरी पीढ़ी चल रही है। हमारे आपके बच्चे कुछ पा जाएंगे, लेकिन इसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं मिलने की कोई संभावना है, क्योंकि ना रहेगा सरकारी, ना मिलेगी सरकारी नौकरी। अरे जब कुछ सरकारी रहेगा तभी तो सरकारी नौकरी मिलेगी। जब कुछ सरकारी रहेगा ही नहीं तो सरकारी नौकरी कहां से मिलेगी? तो आप क्या समझ रहे हैं कि हम इतना बना के जाएंगे कि हमारी आने वाली पुश्तों को किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, संवैधानिक अधिकारों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? इसके लिए हमको संघर्ष करने की क्या जरूरत है? तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। बड़े बड़े राज रियासत वाले चूना नहीं लगवा पा रहे हैं अपनी हवेलियों में। देख लो उठाकर हवेलियों को, जिनकी टूटी बोलती थी वो चूना नहीं लगवा पा रहे अपनी हवेलियों में, उसको सफेद करवा दें, इतनी हैसियत नहीं बची। अभी मुगल खानदान की एक महिला का टीवी पर इंटरव्यू आया था। वो कह रही थी कि हम क्या करें, हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है,
लेकिन हम ऐसे खानदान से हैं, किसी से मांग भी नहीं सकते और हम बहुत परेशान हैं। तो सवाल ये है, जो संघर्ष नहीं करता है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। जब संघर्ष करने के लिए हमारे पास ताकत नहीं थी, उस समय राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने, माता सावित्रीबाई फूले ने ठाना कि हम संघर्ष करेंगे और इस समाज को अधिकार दिलाएंगे। इतिहास लिखा गया, लेकिन ये भी इतिहास लिखा जाएगा, याद रखिएगा, कि जब संघर्ष करने की पूरी ताकत थी तो ये लोग मौज ले रहे थे, संघर्ष में नहीं कूद रहे थे, इसलिए सारा अधिकार खत्म हो गया। ये भी इतिहास लिखा जाएगा, ये भी समझ लेना। जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये इतिहास नहीं लिखा जाएगा, ये भी इतिहास लिखा जाएगा, और उस इतिहास में हमारी आपकी भूमिका नायकों में नहीं होगी, खलनायकों में होगी। ये बात समझने की जरूरत है और समझकर सबक लेने की जरूरत है। बताइए, वो दौर था जब किसी के गले में मटका, किसी के गले में झाड़ू होता था। वो दौर था जब कोई बोल नहीं पाता था। वो दौर था जब ज्योतिबा फूले पढ़े, तो चूंकि ज्योतिबा फूले के पिताजी बड़े आदमी थे, छोटे आदमी नहीं थे, फूल के बहुत बड़े व्यवसायी थे, क्लर्क रखते थे। अब इससे आप समझ लो कितने बड़े आदमी थे। वो क्लर्क ने ज्योतिबा फूले को समझा दिया कि इनको पढ़ाने से क्या फायदा, उनके पिताजी को। क्लर्क ने ज्योतिबा फूले के पिताजी को समझा दिया, इनको पढ़ाने की क्या जरूरत। उनके पिताजी तो समझ जा रहे थे, लेकिन एक दूसरे मुस्लिम साथी थे, उन्होंने उनके पिताजी को समझाया कि नहीं, पढ़ाना चाहिए, जरूरी है। तो उन्होंने पढ़ाया, लेकिन पढ़ाने के बाद जब उन्होंने पढ़ाने का काम शुरू कर दिया, जब ज्योतिबा फूले ने पढ़ाने का काम शुरू कर दिया, तो मामला और बिगड़ गया। और जब मामला और बिगड़ गया तो स्थिति कहां तक बन गई, स्थिति यहां तक पहुंच गई कि एक दिन उनके पिताजी ने कह दिया कि देखो, या तो तुम अपना जो काम कर रहे हो ये करो, या तो जो तुम ये काम कर रहे हो या तो ये करो, और या तो घर छोड़ दो। स्थिति यहां तक पहुंच गई। और जब स्थिति यहां तक पहुंच गई तो ज्योतिराव फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने घर छोड़ना पसंद किया, ये काम बंद करना पसंद नहीं किया। और घर छोड़ा तो पता नहीं था कहां जाना है, ये नहीं पता था किसके घर जाएंगे, निकल पड़े दोनों घर से। तो गांव का घर भी देख के आए हैं, और जहां ये लोग रहते थे पूना में, उसको भी देख कर आए। अभी घर का दरवाजा वहां रखा हुआ है, जो गांव का घर है उसका जो दरवाजा है, जैसे हम लोग के यहाँ पुराने समय वाले दरवाजे होते थे, वैसा ही दरवाजा वहां पर रखा गया। तो पता नहीं था कहां जाना है, घर छोड़ दिया, पता नहीं। हम लोग इतना आगे पीछे सोचते क्या होगा क्या नहीं होगा। ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले ने घर छोड़ दिया, पता ही नहीं था कहां जाना है। तो जब घर से निकले तो उस्मान शेख ने देखा, उस्मान शेख उसी गांव में रहते थे, उन्होंने देखा, कहा कहां जा रहे हैं। तो उस्मान शेख के भी माता पिता नहीं थे। उस्मान शेख बड़े थे, उनकी बहन फातिमा शेख छोटी थी। तो वही लोग रहते थे। तो उस्मान शेख ने ज्योतिबा फूले को पूछा कि कहां जाओगे। कहे पता नहीं कहां जाए, कुछ तो पता नहीं है। तो कहा हमारे घर में रहिए, और स्कूल भी हमारे घर में खोलिए। तो 2 कमरे का 2 कमरा दिया, अपने घर से घर में 2 कमरा दिया स्कूल चलाने के लिए। अब आज क्या कहा जा रहा है, आज तलवार खींची जा रही है, लड़ाई पैदा की जा रही है देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर। लेकिन हमें याद करना होगा उस इतिहास को कि जब पढ़ने का अधिकार हमारे पास में नहीं था, और कुछ चंद लोग अंग्रेजों की आने की वजह से, नहीं तो पढ़ नहीं पाते, अंग्रेजों की आने की वजह से मिशनरी स्कूलों में पढ़े, उसमें ज्योतिबा फूले भी थे, और पढ़े। तो उन्होंने जब पढ़ाने की कोशिश किया तो कौन लोग थे जो हमारे विरोध में खड़े थे और पढ़ने नहीं देना चाहते थे, और कौन लोग थे जो अपने घर में जगह दे रहे थे कि नहीं भाई ये 2 कमरा ले लो, आप रहो भी और आप अपने इसमें पढ़ाने का काम भी करो, स्कूल चलाने का भी काम करो। तो हमारा दोस्त कौन है ये हमको समझने की जरूरत है।
और जब स्कूल चालू हुआ तब दो ही लोग थे, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, दो ही लोग थे। ये दोनों लोग फील्ड वर्क भी करते हैं। जो पुराने लोग शुरू में हमारे लोग स्कूल खोलते थे तो गांव गांव में फील्ड वर्क करते थे, चलो भाई हमारे स्कूल में, चलो भाई हमारे। तो उस समय ज्योतिबा फूले के सामने तो बहुत बड़ा संकट था, क्योंकि महिलाएं, और किसी की महिलाएं नहीं पढ़ती थी, घर के बाहर नहीं निकलती थी, मुसलमानों की महिलाएं भी नहीं निकलती थी। तो ये लोग निकलते थे कि भाई भेजो अपनी बच्चियों को, भेजो पढ़ने के लिए, बच्चियों को भेजो पढ़ने के लिए। तो धीरे धीरे लोग भेजना शुरू किए, बहुत संघर्ष हुआ, बहुत संघर्ष में लोग भेजना शुरू किए। और जब लोग भेजना शुरू किए तो स्थिति ये हो गई कि इतने लोग आने लगे कि समस्या पैदा हो गई कि दो ही लोग हैं पढ़ाने वाले, कैसे काम बने? दो ही पढ़ाने वाले तो काम कैसे बनेगा? तो जो फातिमा शेख थी, जब इन लोगों ने पढ़ाना शुरू किया तो चूंकि फातिमा शेख को उर्दू वगैरह तो आती थी, लेकिन जो मराठी आना चाहिए था, अंग्रेजी आना चाहिए था, दूसरी बातें आनी चाहिए थी, वो नहीं आती थी। तो वो बातें ज्योतिबा फूले ने पढ़ाया उनको। तो फातिमा शेख जो थी वो ज्योतिबा फूले के स्कूल में टीचर भी थी और स्कूल में वो छात्र भी थी ज्योतिबा फूले के। तो उन्होंने पढ़ा पहले ज्योतिबा फूले से और बाद में फिर ज्योतिबा फूले के स्कूल में, चूंकि वो भी फील्ड वर्क करने के लिए जाने लगी, लोगों को बुलाने के लिए जाने लगी, भाई अपनी बच्चियों को भेजो, हम लोग पढ़ा रहे हैं। जब लोग भेजने लगे तो फातिमा शेख ने देखा कि अब ये दो लोग अकेले नहीं संभाल पा रहे हैं, तो फातिमा शेख ने खुद ही स्वीकार किया और खुद ही उन्होंने भी बिना किसी इसके पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये बहुत बड़ा संघर्ष हुआ और एक लंबे समय तक जब ये संघर्ष चला तो केवल पढ़ाई तक नहीं था। एक्चुअल बात यह है कि ये संघर्ष केवल पढ़ाई तक नहीं था, पढ़ाई से इसको शुरू किया ज्योतिबा फूले ने। पढ़ाई से क्यों शुरू किया ज्योतिबा फूले ने? क्योंकि ज्योतिबा फूले जब गए अपने मित्र जो ब्राह्मण थे उनकी बारात में, और जब उनको धक्का मारकर बाहर निकाला गया तो ज्योतिबा फूले को बड़ा अपमान लगा। ज्योतिबा फूले दुखी हुए, रो रहे थे। अब ज्योतिबा फूले को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। ज्योतिबा फूले ने देखा, अब हमारे आप जैसा कोई आदमी होता तो किससे लड़ता? एक आदमी से लड़ता जिसने धक्के मारा। ज्योतिबा फूले एक आदमी के चक्कर में नहीं पड़े जिसने धक्के मारा। क्यों? क्योंकि ज्योतिबा फूले ने समझा, अरे ये धक्के थोड़ी मार रहा है, धक्का तो हमको व्यवस्था ने मारा है, सिस्टम ने मारा है। अगर ये अकेला ज्योतिबा फूले नहीं है, पता नहीं कितने ज्योतिबा फूले होंगे जिनके साथ में इस प्रकार का भेदभाव हो रहा होगा, अन्याय अत्याचार हो रहा होगा। तो ज्योतिबा फूले को समझ में आया जिसने धक्का मारा उसकी गलती नहीं है, गलती सिस्टम का है, हमें सिस्टम बदलना होगा। ज्योतिबा फूले ने फिर देखा जिनके गले में मटका पीछे झाड़ू बंधा है, हाँ बैठे, जिनके गले में मटका पीछे झाड़ू बंधा हुआ है, उन लोगों को कोई गम नहीं है, मस्त है। ज्योतिबा फूले ने सोचा मुझे धक्का मारकर बाहर किया, मुझे तो बड़ा दुख लग रहा है, लेकिन जिनके गले में मटका पीछे झाड़ू बंधा हुआ है उनको दुख नहीं लग रहा है, क्या कारण है? विचार किया ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले को समझ में आया, मैं पढ़ा लिखा, मेरे अंदर मान सम्मान स्वाभिमान की भावना है, और जब मेरे अंदर मान सम्मान स्वाभिमान की भावना है, जिसके अंदर स्वाभिमान होगा उसे ही अपमान लगता है, जिसके अंदर स्वाभिमान नहीं होता उसे अपमान नहीं लगता है। कैसे? आप गांव में देख लो, उदाहरण के तौर पर किसी आदमी को कोई आदमी बिना गाली दिए बुलाता ही नहीं है। गांव में एक आध आदमी जरूर ऐसे होते हैं जिनको कोई भी आदमी बात करता है तो गलिए दे के बात करता है, ठीक से बात ही नहीं करता, वो हंसते रहते, उनको बुरा ही नहीं लगता। मगर किसी आदमी को अगर आप ऊंची आवाज में बात करो बुरा लगेगा उसको। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मान सम्मान स्वाभिमान की भावना है, वो भावना उसको बुरा लगवाती है, और जिसके अंदर नहीं है उसको बुरा नहीं लगता। तो ज्योतिबा फूले ने सोचा मेरे अंदर क्यों है, दूसरों के अंदर क्यों नहीं है? तो ज्योतिबा फूले को समझ में आया कि मैं पढ़ा लिखा होने की वजह से मान सम्मान की भावना मेरे अंदर पैदा हुई है। तो इसलिए ज्योतिबा फूले ने कहा, बिना विद्या के मति नहीं, बिना मत के गति नहीं, बिना गति के वित्त नहीं, बिना वित्त के शूद्र टूटे। इसका क्या मतलब है?
बिना विद्या के अपना कोई मत नहीं होगा, अपना कोई विचार नहीं होगा, और बिना विचार के गतिशीलता नहीं होगी। अगर ये विचार नहीं होता तो इतनी कड़ाके की ठंड में यहाँ इतने लोग क्यों आते अपने अपने घरों से निकलकर? छुट्टी है, बैठे रहते घर में हीटर जला करके, लेकिन क्यों आए? विचारों की वजह से आए। तो कहा बिना विद्या के मत नहीं, बिना मत के गति नहीं, बिना गति के वित्त नहीं। जब आप कुछ करोगे ही नहीं तो धन कहां से आएगा? नहीं आएगा। तो ये सारे के जड़ में जो है अविद्या है। तो इसलिए ज्योतिबा फूले ने सोचा शुरुआत यहां से करनी होगी, लोगों को पढ़ाने का काम करना होगा। तो ज्योतिबा फूले ने शूद्रों महिलाओं को पढ़ाने का काम शुरू किया, जिनको पढ़ाने पर शास्त्रों में रोक लगा कर रखी गई थी कि इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है। उनको पढ़ाने का शुरू किया गया, और जब पढ़ाने का काम शुरू किया तो उनको मारने के लिए लोग भेजे गए, और जब उनको मारने के लिए लोग भेजे गए तो उन्होंने उनको ही समझा दिया। जब उनको समझ में आया कि अरे ज्योतिबा फूले तो हमारे ही हित में काम कर रहे हैं, तो उनके बॉडीगार्ड बन गए। जो मारने के लिए गए थे वो चूंकि हमारे ही समाज के थे तो बॉडीगार्ड बन गए ज्योतिबा फूले के। तो बड़ा कठिन संघर्ष हुआ, और बड़ा कठिन संघर्ष केवल एजुकेशन के लिए नहीं था, बल्कि जो सिस्टम हमें गुलाम बनाता है उस सिस्टम को खत्म करने के लिए यह संघर्ष था। फिर ज्योतिबा फूले ने देखा कि हमारे लोग आश्रित हैं। क्यों आश्रित हैं? मर जाए तो पंडित जी को बुलाना पड़ता है, पैदा हो जाए तो पंडित जी को बुलाना पड़ता है, नाम रखना है तो पंडित जी को बुलाना पड़ता है, शादी विचारना है तो पंडित जी को बुलाना पड़ता है, शादी करवाना है तो पंडित जी को हर काम में बुलाना पड़ता है। तो बड़ी समस्या। तो ज्योतिबा फूले ने सोचा इसका न कोई हल निकालना पड़ेगा। तो ज्योतिबा फूले ने एक संगठन बनाया, सत्य शोधक संगठन। हल निकाला कि सत्य का शोध करो, तब ये जो झूठ है इसको छोड़कर सत्य का शोध करो। तो ज्योतिबा फूले ने फिर क्या शुरू किया? फिर उन्होंने अपना तरीका दे दिया, शादी करना ऐसे करो, नामकरण करना ऐसे करो। जो काम उत्तर भारत में महामना रामस्वरूप वर्मा ने किया बाद में, वो काम ज्योतिबा फूले ने अपने समय में किया, और सारी चीज का सिस्टम दे दिया। और जब सारे चीज का सिस्टम दे दिया तो चूंकि ब्राह्मणों का ही इन सब चीजों पर अधिकार था, तो ये लोगों को बुरा लगा और ये लोग कोर्ट गए। तो ज्योतिबा फूले ने कोर्ट में तर्क दिए, ऐसे ऐसे तर्क दिए कि कोर्ट ने माना ज्योतिबा फूले की बात को, और अधिकार दिया कि आप लोग अपने कर्मकांड, अपने संस्कार खुद कर सकते हैं। तो इसलिए ज्योतिबा फूले कहते थे कि जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं है, धंधा है, वैसे ही ना बाल काटना नाई का धर्म नहीं है, धंधा है, वैसे कर्मकांड करना ब्राह्मण का धर्म नहीं है, धंधा है। तो धंधा को धर्म समझते थे उस समय लोग, अभी भी बहुत सारे लोग समझते हैं, उस समय भी लोग समझते। तो ये एक बड़ी सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई थी, और ये जो इस देश की बहुसंख्यक आबादी है, उस बहुसंख्यक आबादी को आजाद करने की लड़ाई। आजादी की बात क्यों चलती है? अंग्रेज चले गए तब भी आजादी की बात चल रही है, अंग्रेज थे तब भी आजादी की बात चलती थी। क्यों चलती थी? क्यों चल रही? इसलिए चल रही है कि इस देश में केवल अंग्रेजों की गुलामी नहीं है, इसलिए बार बार बात चल रही, क्योंकि इस देश में अंग्रेजों की केवल गुलामी नहीं है। अंग्रेज तो बाद में आए, और अंग्रेजों के आने की वजह से ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले पढ़े, और इसलिए ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले पढ़े तो उन्होंने जो आंदोलन की नींव रखी उसको छत्रपति साहू महाराज ने आगे बढ़ाया, और बाबा साहब अम्बेडकर को साहू महाराज ने नेतृत्व दिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमारे गुरु ज्योतिबा फूले हैं। क्यों कहा? ये 1848 से लेकर 1956 तक ये जो फूले साहू अम्बेडकर का मूवमेंट है, ये मूवमेंट हम लोगों की आजादी का मूवमेंट है। इसकी वजह से हम लोग आज बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। ये 1848 से 1956 का मूवमेंट है, और इसकी वजह से भारतीय संविधान बाबा साहब अम्बेडकर को बनाने का मौका मिला। उसकी नींव में, उसकी जड़ में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले का संघर्ष है। उस संघर्ष की वजह से ये सारा अधिकार हम लोगों को मिला हुआ है। तो ये कौन सी लड़ाई है?
ये लड़ाई ये है कि इस देश में जब अंग्रेज नहीं आए थे, तब मुगल नहीं आए थे, तब विदेश से जो ब्राह्मण लोग आए, उन लोगों ने इस देश में जो वर्ण व्यवस्था बनाया, जाति व्यवस्था बनाया, और किसी को शूद्र बनाया, किसी को अछूत बनाया, किसी को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया। पढ़ने लिखने से लेकर, धन संपत्ति रखने से लेकर, बोलने सुनने से लेकर सभी प्रकार के सिस्टम पर एकाधिकार करने का काम। अब बड़ा संघर्ष क्या है? एक एकाधिकार वाली विचारधारा है कि एक ही आदमी का एकाधिकार होगा, और एक संविधान कहता है कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, जाति धर्म भाषा क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब इंसान इंसान बराबर है। एक विचारधारा है जो कहती है अरे हम तो मुंह से पैदा हुए इसलिए बड़े, और एक विचारधारा है ये कहती है, संविधान ये कहता है कि नहीं, सब लोग बराबर हैं, कोई मुंह से, कोई पैर से, कोई पेट से पैदा नहीं हुआ है, सब बराबर हैं। ये दो विचारधारा। अब देश में दुनिया में विज्ञान का विकास हो गया। ये पोगापंथी बातें जब लिखी गई थी तब लिखी गई थी, इसको छोड़ देना चाहिए था, मगर देश में तमाम जाहिल लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस पोगापंथी बातों को छोड़ नहीं रहे। दुनिया के लोगों ने छोड़ दिया, दुनिया के लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन दुनिया में थी बहुत सारी पोगापंथी बातें, लोगों ने छोड़ दिया। और जिन देशों ने छोड़ दिया, जिन लोगों ने छोड़ दिया, वो आगे बढ़ गए, विकास कर दिए गए। लेकिन भारत में जाहिलों की एक ऐसी जमात है जो दिखाई तो देते पढ़े लिखे, लेकिन पढ़े लिखे जाहिलों की एक ऐसी जमात है जो जमात अभी भी उसी भ्रम में जी रही है। कब के भ्रम में? अंग्रेजों के पहले वाले में नहीं, मुगलों के पहले वाले भ्रम में जी रही है कि नहीं, हम ही देवदूत हैं, भगवान से भेजे गए हैं, बाकी सब तो हमारी सेवा करने के लिए आए, हम इनका चाहे जितना शोषण करें इसके लिए आए हैं। तो ये जो जाहिलों की जमात है, ये जाहिलों की जमात जो है, ये जाहिलों की जमात चाहती है कि एक ही जाति का कब्जा रहे, कुछ ही लोगों का वर्चस्व बरकरार रहे, और बाकी लोगों को अधिकार वंचित किया जाए, जबकि संविधान सबको बराबर अवसर देता है। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान अच्छा साबित नहीं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर क्या कहना चाहते? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये कहना चाहते थे कि ऐसे जाहिलों की जमात से सावधान रहना। अगर इन जाहिलों की जमात को दे दिया संविधान चलाने का अधिकार, तो ये संविधान लागू नहीं होने देंगे, इनसे सतर्क रहना। हमारे लोग सतर्क हुए क्या? हमारे लोग नहीं सतर्क हुए तो क्या हो रहा है? संविधान में सब अधिकार लिखे और ज्यादातर अधिकार रोके जा रहे हैं, वो मिल नहीं रहे हैं, और एक ही जाति के लोगों का देश के लोकतंत्र पर कब्जा हो गया। आजादी को 77 साल से ज्यादा हो गए, संविधान लागू होने का 75वां साल शुरू हो गया। आप बताओ, दिल्ली में एक भी शेड्यूल कास्ट की पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया? एक भी शेड्यूल ट्राइब की पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया? एक भी ओबीसी की पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया? एक भी क्षत्रिय की पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया? एक भी वैश्य की पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया? नहीं बनाया। चलो मुसलमान हल्ला हो रहा था, एक भी मुसलमान की पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया? नहीं बनाया। तो कौन बना रहा है? तो एक ही वर्ग के लोगों का कब्जा है, एक ही जाति के लोगों का कब्जा है, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट पर उनका कब्जा है तो देश की विधायिका पर उनका कब्जा है, और विधायिका पर कब्जा है तो उन्होंने कार्यपालिका में कब्जा कर लिया, कार्यपालिका में कब्जा हो गया तो उन्होंने न्यायपालिका में कब्जा कर लिया, और जब विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका में कब्जा है तो मीडिया में कब्जा करने में कितनी देर है, तो मीडिया में भी कब्जा कर लिया, लोकतंत्र के सभी स्तंभों पर कब्जा कर लिया, और अब पूंजीपतियों से साठगांठ कर लिया। अब पूंजीपतियों से साठगांठ कर लिया। ज्योतिबा फूले के समय में लड़ाई ब्राह्मणवाद से थी,
अब ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद का गठजोड़ हो गया है, लड़ाई और भी ज्यादा कठिन हो गई। ब्राह्मणवाद और जैसे आप में से कोई नेता उभरता है, तुरंत नोट के बोरे वाले लग जाते उसके पीछे। कैसे आओगे? अगर खाने को नहीं है तो खरीदने का सोचते हैं, और अगर खाने का है तो कैसे खाता है इसकी इंक्वायरी लगा के बंद कराया जाए, इसके बारे में सोचते हैं। दोनों तरफ से रोकने का काम हो रहा है। तो इसलिए देश में अगर संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, ज्योतिबा फूले ने, सावित्रीबाई फूले ने कड़ा संघर्ष करके पढ़ने का मौका दिया और बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया आज हमको पढ़ने का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है। लेकिन राइट टू एजुकेशन में क्या है? कितने स्कूल हैं जिसमें 5 क्लास है, 5 मास्टर हैं? आप लोगों के आसपास कोई ऐसा स्कूल है 5 क्लास में 5 मास्टर हैं? अरे भाई, सरकार चलाने वाले विद्वान लोग हैं, इतना ज्यादा विद्वान है को समझ ही नहीं पा रहे कि एक क्लास में 1 मास्टर चाहिए। इनसे ज्यादा तो प्राइवेट स्कूल वाले बुद्धिमान हैं। वो अगर मड़ई छप्पर में भी स्कूल खोलता है तो जानता है कि एक क्लास के लिए 1 मास्टर चाहिए, तो जय क्लास तय मास्टर रखता है। लेकिन नहीं रख रहे हैं, और नहीं रख रहे हैं फिर क्या कर रहे हैं? अरे प्राइमरी में पढ़ाइए ना, पढ़ाइए ना, पढ़ाइए ना, तो कहां भागो? प्राइवेट में भागो, प्राइवेट में भागो, प्राइवेट में भागो। अब जिसके दम है वो तो प्राइवेट में भाग जाएगा, जिसके दम नहीं वो सत्यानाश करवाए। कुत्ता पागल हो गया, पागल हो गया, पागल हो गया, पागल हो गया, एक दिन मार दिया। मार दिया कहा? सब लोग कहेंगे बहुत सही किया, मार दिया। काहे सही किया? अरे पगला गया था। अब किसी को नहीं पता पगला गया था कि नहीं पगला गया था, लेकिन प्रचार हो गया पगला गया था। ऐसे प्राइमरी खराब है, खराब है, खराब है, खराब है, खराब है, खराब। अरे खराब तो तुम ही किए हो ना, सरकार तुम्हारी है तो दूसरा कोई किया है? तुम्हें ना खराब किए हो। हम तो यही नहीं समझ पाते, दुनिया में जो काम कर रहा उसका दोष है कि जो नियंत्रण कर रहा उसका दोष है? नियंत्रण करने वाले का दोष दुनिया में माना जाता है। मैनेजमेंट के सिद्धांत में मैनेज जो कर रहा है उसका दोष है। अगर तुम सरकार चला रहे हो और तुम ये कहते हो नहीं सही नहीं है, अगर सही नहीं है इसलिए हम निजी कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब तुम में कमी है, संस्था में कमी नहीं है, काम करने वालों में कमी नहीं है। तो ये जानबूझ करके जो सारा सिस्टम है उसको खत्म करना चाहते हैं। और बड़े लोगों, अभी 2-3 दिन पहले पेपर में निकला था कि गरीबों के बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों में एप्लीकेशन किया कि हमको इसमें निःशुल्क पढ़ाया जाए, चूंकि सरकार ने ऐसा नियम बनाया है, तो बहुत सारे बच्चों के फार्म रिजेक्ट कर दिए प्राइवेट स्कूल, एडमिशन नहीं दिया। अम्बेडकर नगर के भी कई मामले थे उसमें। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि एजुकेशन का अधिकार तो मिला, लेकिन अब पूंजीपति लग गया है इसमें। गरीबों के लिए एजुकेशन खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। हमें इसके लिए भी लड़ना पड़ेगा। हमें याद है जब हम साकेत में पढ़ते थे तो हम लोग नारा लगाते थे कि लड़ो पढ़ाई करने को और पढ़ो समाज बदलने को। तो अब जो दौर है, ये दौर ये है कि शिक्षा को बचाने के लिए भी लड़ना पड़ेगा। केवल हम शिक्षित हो जाएं, शिक्षित हो जाएं, शिक्षित हो जाएं, ये कहने से नहीं होगा। ये पुराने जमाने की बातें थी। जब शिक्षा का अधिकार संविधान में मिला तो हमें समाज को प्रेरित करना था कि भाई शिक्षित हो जाओ, शिक्षित हो जाओ, शिक्षित हो जाओ, ये था। लेकिन अब शिक्षा की प्रेरणा तो है, लेकिन शिक्षा लेने के लिए अवसर ही खत्म किए जा रहे हैं। एक तरफ प्राइमरी एजुकेशन खत्म करने की साजिश चल रही है, दूसरी तरफ हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन इतनी महंगी की जा रही है कि आम आदमी के पहुंच से बाहर है। और अगर आप पढ़ा भी लेंगे तो रोजगार नहीं है। इससे लोगों में शिक्षा के प्रति उदासीनता आ रही है। लोग ये सोच रहे हैं कि अरे इतना BA MA करके घूम रहे, कहीं कोनो नौकरी ना है, का करबा पढ़ के कोनो धंधा बिजनेस करा, चाय की दुकान खोल लिया, पान की दुकान खोल लिया, सोच रहे हैं लोग। तो जो इतना बड़ा संघर्ष चला, इतना त्याग तपस्या, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, साहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, माता रमाबाई और तमाम महापुरुषों ने जो जागृत किया, वो जागृत करने के बाद जो इतना बड़ा सब कुछ हुआ, ये सब कुछ खत्म करने की साजिश चल रही। मैं तो बनारस DLW में एक दिन बैठा था एक इंजीनियर साहब के यहाँ,
उन्होंने कहा हमारी बिटिया पटना आईआईटी की सेकंड टॉपर है, लेकिन रोजगार नहीं है। रोजगार या सरकार के पास उसके लिए सेकंड टॉपर के लिए आईआईटी, कहा उसके लिए सरकार के पास कोई रोजगार नहीं। हम प्राइवेट में भेजना चाहें तो हम विदेश भेज सकते हैं अच्छे पैकेज पर, लेकिन सरकार के पास उसके लिए कोई रोजगार नहीं है। पहले जो गड्ढा खोदने जाता था ना बीएसएनएल में, वो भी कुछ दिन के लिए परमानेंट हो जाता था। रेलवे में जो गड्ढा खोदने जाता था अनपढ़ आदमी, वो भी परमानेंट हो जाता था, अपने बेटा बेटी को लगा देता था। एक दिन मैं एसी में सफर कर रहा था ट्रेन में, तो अटेंडेंट आया, वो चद्दर और कंबल दिया हमको, तो 2 चद्दर और टावल एक पैकेट में बंद रहती है, तो उसने दिया, तो खोला उसको तो वो गंदा था, तो उसको बुलाया हम लोगों ने कहा ये गंदा दिए हो, तो वो 8-10 लेकर के चला है। कहा ये सब खोलिए, सब खोला, सब गंदा था। कहा ये पैक है आपके सामने देखिए। कहा अब आप लोग शिकायत करोगे तो हमें ही हटा देंगे, 8-10 हजार पे रखा हुआ है, हमें ही निकाल देंगे, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा मामला। तो प्राइवेटाइजेशन हर जगह घुसाया जा रहा है, और जिस नौकरी के लिए 40,000, 50,000, 60,000 सैलरी थी, उसे 8,000, 10,000 पर नौजवानों का शोषण किया जा रहा है। बहुत सारी बातें हैं, हमको समझने की जरूरत है। हाईवे बहुत बन रहा, खुश है, टोल टैक्स देने की हिम्मत में खुश है ना। हाईवे से लोग सोच रहे हैं हमरो खेतवा चला जाता तो कुछ पैसा मिल जाता। क्या करोगे पैसवा? खाओगे कि चबाओगे? खेतिया तो खिलाती है, पैसवा क्या करोगे? पैसवा खिलाएगा, कितना दिन रहेगा? नोएडा में जाते हैं हम लोग, गाजियाबाद में, तो हर घर पे फॉर्च्यूनर खड़ी है। तो कहां से खड़ी है? सबके जमीन में हाईवे चला गया, पैसा मिल गया, लेकिन अब फॉर्च्यूनर में तेल डालने की बड़ी समस्या है। फॉर्च्यूनर तो खड़ी है हर घर पे, हर दरवाजे पर। तो ये बड़ा सिस्टम है। अब ये जो तार घुमाया जा रहा हाईवे का, अच्छा यहाँ कितने लोगों को हाईवे पर चलना आपके लिए नहीं घुमाया जा रहा भाई, आप गलत फहमी में है, आपके लिए घुमाया जा रहा है। मनमोहन सिंह जी चले गए इस दुनिया से, बड़ी तारीफ किया लोगों ने, लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, निजीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण 90 के दशक में, उसको लाने का श्रेय मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे उनका है। लोग बड़ी तारीफ करते हैं, मैं तो नहीं समझ पाता हूं। जब वो प्रधानमंत्री थे तो जितने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बने, वो सब का एक का छोड़कर सबका चेयरमैन प्रणब मुखर्जी को बनाया। और जब सोनिया जी ने मनमोहन सिंह को कहा कि आपको प्रधानमंत्री बनना है, तो मनमोहन सिंह जी प्रणब मुखर्जी के पास गए और प्रणब मुखर्जी को कहने लगे योग्य तो आप ही हैं, हमसे ज्यादा आप योग्य हैं, लेकिन मैडम ने कहा है हमें ही प्रधानमंत्री बनना है। तो अब लोग तारीफ कर रहे हैं तो ठीक है, लोगों का अपना अपना विचार हो सकता है, लेकिन मेरा जो विचार है, जो उन्होंने कहा, जो उनकी सोच थी, और जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 90 के दशक में आई, उसके बाद से ये सारा डेवलपमेंट, ये अकेले मोदी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ये जब मंडल कमीशन की लड़ाई चल रही थी 90 में, तो मंडल कमीशन लागू होगा तो SC/ST को तो पहले मिल रहा है, OBC को भी रिजर्वेशन मिल जाएगा, बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। तो कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि ये रिजर्वेशन की झंझट ही खत्म हो जाए, तो निजीकरण हो जाएगा, तो ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, सब खत्म हो जाएगा, तो ये रिजर्वेशन की झंझट ही खत्म हो जाएगी। रिजर्वेशन सरकारी जगह है, प्राइवेट में थोड़े ही। जब सब प्राइवेट खत्म, ठेका अस्पताल चले जाओ, पूछो भैया कैसे हो, कहेंगे कंपनी के थ्रू। डॉक्टर साहब खुदे बैठे हैं, दूसरे को पूछ रहे नहीं है, डॉक्टर साहब खुदे बैठे हैं। तो जब MBBS डॉक्टर को, MS डॉक्टर को अगर कंपनी अपॉइंटमेंट कर रही है, तो आप समझो क्या स्थिति है देश। मेरा ये कहना है, कोई प्राइवेट NGO या कंपनी डॉक्टर बनाती है, नर्स बनाती है, सरकार बनाती है ना, तो फिर वो उससे क्यों कहती तुम लेकर आओ, उससे क्यों कहती तुम लेके आओ। मोटा मुनाफा बीच में लूटा जा रहा है। आप जनता को क्या लग रहा है, अरे ठीक है तो है, 60,000 देना पड़ रहा था, 10,000 हो रहा, जो नहीं पाया नौकरी उसको कैसे लग रहा है? अरे तुम समझ नहीं पा रहे हो, तो 10,000 पा रहा, बिचवा में जो कंपनियां लगाई गई NGO, मोटा तो वो ले जा रहा है, बाकी बचा वाला हो तो तुम जान ही नहीं पा रहे हो क्या हो रहा है। तो देश में बहुत कुछ चल रहा है, जमीनों को छीनने का कार्यक्रम चल रहा है।
ये तो भला हो हरियाणा पंजाब के किसानों का, जो लगभग 1000 किसान शहीद होकर के उन्होंने बचा लिया जमीनों को, नहीं तो अब तक तो चली गई होती बहुत सारी जगह। तो इसलिए सब कुछ, आपके पास रोजगार का अवसर नहीं, आपके पास जमीन जो है वो भी एक तो है नहीं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल 6% जमीनें SC ST OBC के पास है, 94% उधर है। एक तो है नहीं, जो है वो भी लेने का कार्यक्रम चल रहा है। तो सवाल ये है कि अगर हम लोग नहीं खड़े हो, ऐसा नहीं कि मैं ये सब बता रहा हूं तो कुछ नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। ये सब इसलिए बता रहा हूं कि हमें एहसास हो कि लड़ना चाहिए, परिस्थितियां समझा रहा हूं, ये घबराने के लिए नहीं कह रहा। तो ये परिस्थितियां हैं कि सब कुछ, जमीन छीनने का, नौकरी छीनने का, आरक्षण छीनने का, एजुकेशन छीनने का, सब कुछ खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे पास मौका नहीं है, अभी भी हमारे पास मौका है, क्योंकि अभी भी संविधान जो हमारे फेवर में है वो संविधान अभी है देश में। अगर हम लोग लड़ने का इरादा बनाएं, लड़ने का मन बनाएं, तो निश्चित रूप से लड़ा जा सकता है, क्योंकि इस देश में संख्या हमारी ज्यादा है। और जल्दी लड़ो, नहीं तो अब तो वैश्विक महामारी भी आ जाती है, कोई जांच नहीं होती है, क्या पता कैसे क्या हो जाता है, पटापट लोग चले जाते हैं, कोई रिसर्च नहीं होती है, कोई रिसर्च नहीं होती है। तो और भी साजिशें हो सकती है आने वाले समय में, इसलिए जल्दी लड़ना होगा। इसके लिए हम लोगों को, हमारी संख्या ज्यादा है, अगर हम गांव-गांव में संगठन बनाने का काम करें और एकजुट हो जाए, तो एकजुट होकर के हम लोग इस लड़ाई को कामयाब कर सकते हैं और इस देश की सत्ता और व्यवस्था अपने हाथ में ले सकते हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हमें शासन करती जमात बनना है और संविधान अगर अच्छे हाथों में रहेगा तो ही अच्छा साबित होगा, तो ये हम कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए और इसके लिए एक ही कोशिश करना है कि हम पढ़े लिखे लोग यहाँ इकट्ठा हुए, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, दूसरे की छोड़ दो। हम समाज की बात करते हैं ना, अरे हम अपनी नहीं लड़ सकते, अधिकारी कर्मचारी अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता, समाज की कहां से लड़े? हाँ, लड़ सकता है तब जब अपने पीछे अपने समाज को खड़ा कर ले, तब लड़ सकता है। और जब तक समाज को नहीं खड़ा करेगा, अपनी नहीं लड़ पाएगा। और देख रहे हैं हम दुनिया भर के उदाहरण, नहीं लड़ पा रहा। बिजली विभाग वाले निजीकरण के खिलाफ लड़ रहे, लेकिन बचेगा तब जब निजीकरण की लड़ाई आम जनता की लड़ाई बनेगी, तब बचेगा। निजीकरण की लड़ाई केवल बिजली विभाग, किसी एक विभाग की या किसी सारे विभाग के कर्मचारी भी इकट्ठा हो जाए तो भी रोक नहीं सकते। जब आम जनता की लड़ाई बनेगी तब इसको रोका जा सकता है। तो भारी गैप हो गए। जो बाबा साहब के आंदोलन की वजह से, फूले साहू अंबेडकर के आंदोलन की वजह से जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग तैयार हुआ और जो पढ़ लिख नहीं पाया, किसी कारण से पीछे रह गया, दोनों के बीच में बड़ा लंबा गैप पैदा हो। और जहां गैप होता है तो वहां घुसने वाले तो घुसेंगे ही, आप रोक थोड़ी पाओ। जहां गैप है वहां घुसने वाले तो घुसेंगे ही। तो गैप पैदा हो गया तो घुसने वाले घुस गए, उसको चौड़ा कर रहे, कह रहे तो नौकरी पा गया, बतियाओ किसी से। कहता अरे ये नौकरियां ना पाए होते तो बतियाई, नौकरियां पाए या बतियाए लो। तो ये जो गैप पैदा हो गया, इसको घुस कर लोग और चौड़ा कर रहे हैं। तो चौड़ा होगा तो हमारे ही समाज के लोगों को, हमारे ही जो दुश्मन लोग हैं वो अपने साथ खड़ा कर लेंगे, तो फिर उनका यूज करेंगे हमारे के। तो उससे हमारा ही नुकसान होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों का नुकसान होगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस गैप को भर लेना चाहिए। गांव में जाओ, 2 आदमी के साथ बैठो, 4 आदमी के साथ बैठो, 5 आदमी के साथ बैठो, बातचीत करो, उनको मिशन समझाओ, आंदोलन समझाओ। ये काम करने की जरूरत है, ये गैप भरने की जरूरत है और समाज को एकजुट होने की जरूरत है। बुद्धि, पैसा और संख्या, अगर ये तीनों इकट्ठा हो जाए, हो गया काम। अगर बुद्धि और संख्या दोनों इकट्ठा हो जाए तो काम नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो यही इकट्ठा करने की जरूरत है। संख्या है, लेकिन वो संख्या को बुद्धिजीवी वर्ग के साथ में
अटैच करने की जरूरत है। अगर ये काम हम लोग करने में कामयाब होते हैं तो आने वाले समय में जो ज्योतिबा फूले का सपना था, माता सावित्रीबाई फूले का सपना था, साहू महाराज का सपना था, बाबा साहब का सपना था, मान्यवर काशीराम और तमाम महापुरुषों का जो सपना था, उस सपने को हम लोग साकार कर सकते हैं। और समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये जो बेसिक बात है, विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसको मान्यता दी और भारतीय संविधान ने भी कहा कि यही हमारा उद्देश्य है कि देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय स्थापित करना, ये हमारा उद्देश्य है। ये तो हमारे पूर्वजों ने ही कहा, हमारे पूर्वजों ने ही किया, तो फिर हम ही करेंगे। दूसरे लोग जो ये जाहिलों की जमात है, जिनको भरम मोह से पैदा हुए हैं, वो नहीं करने वाले हैं, ये हम ही करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को काम करने की जरूरत है। माता सावित्रीबाई फूले को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, चूंकि समय ज्यादा हो रहा है, आप सभी लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद।